हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस रहेंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे डीएसएसपी, केवीएस, एचटेट, एनवीएस। जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले हमने क्लास 9th की ज्योग्राफी चैप्टर वाइज फुल कवर कर लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज से हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया क्योंकि बहुत बच्चों का ये कहना था कि मैम हिस्ट्री की भी सीरीज़ लेकर आओ, तो आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट गाइस। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? आप सबको पता है जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789 के अंतर्गत। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, आपको डेट भी याद रखनी है और ईयर भी याद रखना है, क्योंकि जो हमारे ये रिवॉल्यूशन है, जैसे फ्रेंच है या फिर रशियन है, इनसे बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो ये जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुई थी। और ये जो क्रांति थी ये पूरे 10 साल तक चली थी। कितने साल तक चली थी? 10 साल तक चली थी, यानी 1799 तक चली थी। इसके बाद जो है नेपोलियन आ गया था, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द टर्म ओल्ड रिजाइम यूज टू डिस्क्राइब? यानी पुरानी व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? द गवर्नमेंट सिस्टम आफ्टर 1789, 1789 के बाद जो सरकारी व्यवस्था थी उसके लिए किया जाता था, या फिर द फ्यूडल सिस्टम इन फ्रांस बिफोर 1789, या फिर 1789 से पहले जो फ्रांस के अंतर्गत फ्यूडल सिस्टम था उसके लिए किया जाता था, या फिर टैक्स सिस्टम के लिए किया जाता था, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। देखो, जो ये हमारा ओल्ड रिजाइम है यानी पुरानी व्यवस्था है, ये 1789 से पहले जो फ्रांस था उसके अंतर्गत समाज और संस्थान के लिए, समाज और संस्था के लिए ये जो है शब्द को यूज़ किया जाता था। यानी 1789 से पहले फ्रांस का कैसा समाज था, तो इसके लिए जो है ओल्ड रिजाइम शब्द का यूज़ किया जाता था। तो कैसा सिस्टम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा द फ्यूडल सिस्टम इन फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले फ्रांस में सामंती व्यवस्था के लिए जो है ओल्ड रिजाइम शब्द का यूज़ किया जाता था। ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम, देखो ये जो फ्यूडल वर्ड है ये जर्मन भाषा का वर्ड फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है अ पीस ऑफ लैंड, यानी धरती का एक टुकड़ा। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जो भूमि थी इसका स्वामी कौन होता था? राजा होता था। लेकिन ये जो राजा है ये कुलीन वर्ग या फिर नोबल व्यक्ति के अंतर्गत, नोबल व्यक्तियों में जो है अपनी ज़मीन को बांट देता था। यानी ये राजा, इस पर पूर्ण अधिकार तो राजा का रहेगा, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो कुलीन वर्ग में है उसमें जो है अपनी भूमि को बांट देता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। बदले में ये राजा को सुरक्षा और सेना प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ये हमारी जो है फ्यूडल सिस्टम था यानी सामंती व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वट वॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। सबसे पहला है इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी आर्थिक संकट था। बिल्कुल था, फ्रांस जो है पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसने युद्ध करने बिल्कुल भी नहीं छोड़े। अमेरिका की 13 कॉलोनी जो है उसने ब्रिटेन से मुक्त कराई थी। ठीक है, जिस पर ब्रिटेन का शासक था, आप सबको पता है। अगर युद्ध करेगा तो उसमें पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो इसका जो है आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस था, वीक मोनार्की था, कमज़ोर राजतंत्र था, बिल्कुल था, क्योंकि ब्रेड की यानी जो रोटी की कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे जो है लोगों का अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा
क्रोध और गुस्सा उनके अंतर्गत भर गया था। नेक्स्ट हमारी सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानताएं, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा फ्रांस था आप सबको पता है वो 3 स्टेट के अंतर्गत बटा हुआ था, यानी 3 समूहों के अंतर्गत आप बोल सकते हो बटा हुआ था। सबसे पहले थे हमारे क्लर्जी, फिर था हमारा नोबल और फिर थे हमारे थर्ड स्टेट यानी जो कॉमन पीपल थे। क्लर्जी कौन थे? जो चर्च वगैरह में काम करते थे, ठीक है। नोबल कौन थे? जो कि अमीर थे, राजा वगैरह के रिलेटिव्स वगैरह आप बोल सकते हो। और थर्ड एस्टेट के अंतर्गत कुछ अमीर भी थे, कुछ गरीब थे जैसे बड़े बड़े व्यवसाय थे, व्यापारी थे, वकील थे, किसान थे, कारीगर थे, वो सब जो है थर्ड एस्टेट के अंतर्गत आते थे। तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सारे के सारे कारण जो है ठीक है। इन सभी के कारण ही फ्रांस में क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है फ्रांस का राजा कौन था? आप सबको पता है कौन था हमारा? लुइस 16, ठीक है। आपको याद रखना है लुइस 16 ये जो राजगद्दी पर बैठा था, कब बैठा था? 1774 के अंतर्गत जो है ये राजगद्दी पर बैठा था और इसने 20 साल तक शासन किया था। इसकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? मैरी एंटोनेट से हुई थी। मैरी एंटोनेट से हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये क्या है? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है। लुइस 16 जो है राजगद्दी पर बैठे थे, वो 1774 के अंतर्गत बैठे थे और इनकी शादी जो है ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी जो है मैरी एंटोनेट से हुई थी। और अगर पूछे कि ये कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा राजवंश था, तो ये कौन सा राजवंश था? बोरबोन डायनेस्टी थी ये, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बोरबोन डायनेस्टी के जो लुइस 16 थे वो गद्दी पर बैठे थे जब हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच सोशल क्लास पेड ऑल द टैक्सेस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति से पहले कौन सा वर्ग सभी करों का भुगतान करता था? तो आप सबको पता है जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट के अंतर्गत बटी हुई थी। सबसे पहले थे क्लर्जी, फिर थे नोबल और थर्ड एस्टेट को सिर्फ थर्ड एस्टेट ही बोला जाता था। जो फर्स्ट एस्टेट है और जो सेकंड एस्टेट है वो कोई भी टैक्स नहीं भरती थी। जो जितना भी टैक्स था वो जो है थर्ड एस्टेट द्वारा लिया जाता था। और थर्ड एस्टेट भी 2 तरह के टैक्स भरती थी। एक हमारा टैक्स था डायरेक्ट टैक्स, एक कौन सा टैक्स था? डायरेक्ट टैक्स था। और एक था इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स था और एक इनडायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स का नाम क्या था? टैले, इसे हिंदी में भी यही बोलेंगे। टैले जो है डायरेक्ट टैक्स का नाम था। और इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलते थे? टीथे को बोलते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। जो टैले टैक्स था वो सीधा राजा को दिया जाता था, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स था। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स था ये जो है चर्च के लोग थे वो जो है इनसे लेते थे, यानी किसानों से लेते थे। और क्या लेते थे? जो भी वो फसल उगाते थे उसका 1/10 भाग जो है वो कर के रूप में लेते थे, ठीक है। और ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था ये किसके ऊपर लगता था? ये जो उपभोग जैसी वस्तुएं होती हैं जैसे साल्ट और तम्बाकू पर ये टैक्स लगता था। कहाँ किस पर लगता था? साल्ट और तम्बाकू जैसी जो चीज़ें उपभोग की जाती है यानी खाई जाती है उनके ऊपर ये टैक्स जो है लगाया जाता था। एक बार मैं दोबारा से समअप करा देती हूँ चीज़ें। यानी जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट के अंतर्गत बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबल और थर्ड एस्टेट। जो हमारा तीसरा एस्टेट था इसमें जो है सामान्य पीपल रहते थे, जैसे किसान, कारीगर, वकील, व्यापारी, व्यवसाय, ये जो है थर्ड एस्टेट के अंतर्गत रहते थे। और यही लोग जो है टैक्स प्रोवाइड करते थे, टैक्स देते थे, ठीक है। हमारा टैक्स जो है 2 तरह से लिया जाता था, एक था डायरेक्ट टैक्स, एक था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को जो है टैले कहा जाता था और इनडायरेक्ट टैक्स को टीथे कहा जाता था। डायरेक्ट टैक्स जो है राजा को सीधे राजा को अदा किया जाता था। और ये जो टीथे टैक्स था ये
चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। और जो किसान होते थे उनको जो है अपने जो भी उत्पाद किया है उसका 1/10 भाग जो है चर्च के लोगों को देना होता था। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। तो इसमें पूछा था कि सारे टैक्सेस कौन पे करता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड एस्टेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीसेंट गोल्ड। चर्च द्वारा किसानों से लिया गया कर क्या कहलाता था। तो मैंने बताया चर्च जो है कौन सा टैक्स लेते थे, टीथे टैक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टीथी टैक्स किस चीज़ पर लगता था, जो कि उपभोग जैसी वस्तुएं होती है, साल्ट पर और तंबाकू पर। ये भी आपको याद रखना है, और 1/10 भाग जो है देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सम एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड ऑन द थर्ड एस्टेट। तो थर्ड एस्टेट पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता था उसके एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा है। टैक्स ऑन लैंड, लैंड पर लगता था, या फिर साल्ट और तंबाकू पर, या फिर क्लॉथिंग पर, या फिर एजुकेशन पर। मैंने आप सबको बताया है किस चीज़ पर लगता था, साल्ट और तंबाकू पर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हिंदी के अंतर्गत है। What is the term used a crisis when the supply of food grain is insufficient to meet the demand। यानी उस संकट को क्या कहा जाता है जब खाद्यान्न की आपूर्ति मांग के मुकाबले अपर्याप्त होती है। यानी जब रोटी की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, और जो है लोगों को जो है पेट भर भी खाना नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, यानी फूड ग्रेन की सप्लाई जो है बहुत ही कम थी, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट आप इंग्लिश के अंतर्गत बोल सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी जीवन यापन संकट। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज पार्ट ऑफ मिडिल क्लास इन द 18th सेंचुरी। यानी 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा समूह मध्यम वर्ग का हिस्सा था। तो हमें बताना है कि कौन से जो है मिडिल क्लास के अंतर्गत आते हैं। आप सबको पता है जब जो है हमारी फ्रांस सोसाइटी 3 एस्टेट के अंतर्गत जो है डिवाइड हो गई थी, और जो टैक्स था वो थर्ड एस्टेट को भरना पड़ता था। इसीलिए जो है एक नया सोशल ग्रुप आप बोल सकते हो, यानी एक नया समूह जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, उनका जो है राइज होता है। जो ये हमारा मिडिल क्लास का ग्रुप था, इसे जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि मिडिल क्लास ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बोर्जियस। ठीक है, बोर्जियस। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही बोलते हैं, बोर्जियस इसे कहा जाता था मिडिल क्लास को। और ये जो है 18th सेंचुरी के अंतर्गत उभरा था। और इसमें कौन लोग थे, इसके अंतर्गत जो थे मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चर थे, लॉयर थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे। यानी व्यापारी थे, निर्माता थे, वकील थे और प्रशासनिक अधिकारी थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो मध्यम वर्ग थे ये मोस्टली क्या काम करते थे ये भी पूछ लेते हैं। तो ये मोस्टली जो है वूलन और सिल्क का ट्रेड करते थे। क्या करते थे, वूलन और सिल्क का ट्रेड करते थे। ठीक है, ट्रेड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिलोसफर पुट फॉरवर्ड आइडिया ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। यानी कौन से फिलोसफर ने जो है ऐसे समाज की कल्पना की थी जो कि बेस्ड हो, किस पर आधार हो, या तो स्वतंत्रता और इक्वलिटी यानी समानता पर, दोनों पर आधार हो। ऐसे समाज की कल्पना जो है किसने की थी, ये की गई थी रूसो द्वारा। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उन्होंने जो है अपनी बुक के अंतर्गत, बुक क्या थी, द सोशल, एक मिनट गाइस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक भी आपको याद रखनी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, रूसो द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल थिंकर प्रपोज द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने अभी बताया आपको, ऐसा कौन सा थिंकर था जिसके विचारक ने लोगों और उनके प्रतिनिधि यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच जो है सामाजिक अनुबंधन का विचार प्रस्तुत किया था। तो क्या हो जाएगा, रूसो द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ठीक हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किसने की थी, रूसो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट पावर इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किसने जो है डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट की थी, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 बॉडी के अंतर्गत मतलब डिवाइड हो जाए, लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में।
हिंदी में बोलेंगे इसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था, इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का बंटवारा। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मोंटेस्क्यू के द्वारा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक के बारे में हमने पढ़ लिया है, रूसो ने क्या दिया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने क्या दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर यानी गवर्नमेंट का डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो इसके अंतर्गत एक रह गया है, एक थिंकर रह गया, फिलोसफर, वो थे हमारे जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा दिया गया था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा दिया गया था? जॉन लॉक के द्वारा। देखो दो के अंतर्गत हमेशा याद करने की ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो, दो के अंतर्गत जब दो चीज़ें मिलती है तो हमेशा लॉक ही लगता है ना, तो आप ये याद रखना, जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हुई थी ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉन लॉक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, in the old regime of France, when was the last meeting of the Estate General held before Louis XVI called it again? यानी फ्रांस के पुराने शासन में जब लुईस 16 ने एस्टेट जनरल की बैठक बुलाने से पहले आखिरी बार बैठक जो है कब हुई थी? यानी जब जो है लुईस 16 ने जो है एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी टैक्स बढ़ाने के लिए, तो उससे पहले कब आई थी? तो उससे पहले जो है 1614 के अंतर्गत जो है अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्टेट जनरल इन फ्रांस ओल्ड रिजाइम? फ्रांस के पुराने शासन में एस्टेट जनरल की क्या भूमिका थी? यानी जो एस्टेट जनरल की मीटिंग होती थी उसकी क्या भूमिका थी? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, टू प्रपोज न्यू टैक्सेस, नए कर प्रस्तावित करना, या फिर टू पास द मोनार्क प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, राजा के नए कर प्रस्तावों को पारित करना, या फिर टू चूज मोनार्क, राजा का चुनाव करना, या फिर टू मैनेज द फ्रेंच आर्मी, या फिर फ्रेंच आर्मी को मैनेज करना। देखो जो राजा था वो डायरेक्ट जो है टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था, उसे जो है एस्टेट जनरल की जो है सहमति लेनी पड़ती थी। तो एस्टेट जनरल की क्या भूमिका हुई कि जो राजा द्वारा जो भी कर प्रस्ताव के जो भी दिए गए हैं नए कर प्रस्ताव उनको पारित करना, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राजा सिर्फ जो है एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था, वो डायरेक्ट कर नहीं बढ़ा सकता था, उसे जो है एस्टेट जनरल की सहमति लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यही फ़ायदा होता है एनसीईआरटी के एमसीक्यू करने से, जो हमें जो एक एक बात जो है डिटेल में पता होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है गलती ना हो। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द लुईस 16 कॉल टुगेदर एस्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्सेस? लुईस 16 ने नए कर प्रस्तावों को पारित करने के लिए एस्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? तो कब बुलाई थी? ये बुलाई थी 5 मई 1789 को जो है असेंबली बुलाई थी प्रपोजल पास करने के लिए नए टैक्सेस का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 मई 1789, ठीक है। और ये मीटिंग कहाँ पर बुलाई थी? बिल्कुल पूछते हैं, हॉल इन वर्सालिस। कहाँ पर? हॉल इन वर्सालिस। वर्सालिस यानी वर्सालिस के हॉल के अंतर्गत जो है टैक्सेस को बढ़ाने के लिए जो है राजा ने मीटिंग बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द थर्ड एस्टेट डिमांड फॉर वोटिंग बाय इंडिविजुअल मेंबर? किस दार्शनिक के लोकतांत्रिक सिद्धांत ने तीसरे एस्टेट की मतदान के लिए सदस्य के रूप में मतदान करने की मांग को प्रभावित किया था? तो इसके अंतर्गत पूछा है कि कौन से फिलोसफर जो द्वारा, यानी देखो क्या हुआ था उस दिन जब 5 मई 1789 को जो है मीटिंग बुलाई गई, तो हर एस्टेट से जो है 300 मेंबर आए, पहली से भी 300 आए, दूसरी से भी 300 आए, लेकिन जो थर्ड एस्टेट था उससे 600 मेंबर आए थे, ठीक है। क्या होता था? हर एस्टेट की एक वोट होती थी। क्या होती थी? हर एस्टेट की एक वोट होती थी। लेकिन इस बार जो ये थर्ड एस्टेट थे इन्होंने कहा कि एक मेंबर की एक वोट होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर जो है राजा और ये दोनों एस्टेटों ने इनकार कर दिया, ये नहीं माने। तो जो हमारा थर्ड एस्टेट के लोग जो गए थे वो जो है वापस आ गए थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि ये जो है किस
थिंकर की वजह से इनके माइंड में जो है ये आया था कि एक मेंबर की एक वोट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसने बताया था? ये रूसो ने बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द लीडर ऑफ द थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव व्हेन दे फॉर्म द नेशनल असेंबली? जब तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधियों ने नेशनल असेंबली बनाई तो उनके नेता कौन थे? तो देखो, एक मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा। सबसे पहले क्या हुआ था, फ्रांस के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक तंगी आ गई थी, यानी बहुत ज़्यादा कर्ज में जो है फ्रांस डूब गया था। उसके बाद उसकी सोसाइटी जो है 3 एस्टेट के अंतर्गत बटी हुई थी। जो हमारा थर्ड एस्टेट थे सिर्फ वही जो है टैक्स पे करते थे। ठीक है, 2 तरह के टैक्स थे हमारे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम टैले बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को हम टीथे बोलते हैं। जो टीथे टैक्स था वो जो है उपभोग यानी खाने वाली वस्तुओं पर लगता था, जैसे साल्ट और तम्बाकू पर। और किसान को जो है 1/10 हिस्सा जो है मतलब चर्च को देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी मतलब 18th सेंचुरी के अंतर्गत जो है मिडिल क्लास का उदय हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, बोर्जियस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो है उदय हुआ और इनके अंतर्गत मोस्टली कौन से लोग थे? जो कि व्यापारी थे। ठीक है, यानी जो वुलन और सिल्क का ट्रेड करते थे, इन लोगों ने जो है इनके खिलाफ जो है मतलब आक्रोश दिखाया। ठीक है, फिर अलग अलग थिंकर्स आए। 3 थिंकर्स जो है हमें एनसीईआरटी के अंतर्गत दिए गए हैं। 3 थिंकर्स हमारे कौन कौन थे? रूसो थे, इन्होंने क्या बताया था? रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। फिर थे हमारे मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू ने क्या बताया था? सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा बताया था कि शक्तियों को बांट दो लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। फिर हमारे थे जॉन लोक, जॉन लोक ने क्या दिया था? 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट दी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट दी थी। इसके बाद क्या हुआ था कि जो ये हमारे लुइस 16 जो ये राजा थे, इन्होंने जो है एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी 5 मई 1789 को, टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। कहाँ पर बुलाई थी? वर्सालिस महल के अंतर्गत बुलाई थी, वर्सालिस हॉल के अंतर्गत बुलाई थी। वहाँ पर जो है हर एस्टेट से जो है 300 लोग आए थे। ठीक है, लेकिन थर्ड एस्टेट से जो है 600 लोग आए थे। पहले क्या सिस्टम था कि एक एस्टेट का एक वोट था। ठीक है, तो ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, ये दोनों मिलकर जो है थर्ड एस्टेट को हरा देते थे। लेकिन इस बार थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा कि भाई हमें एक व्यक्ति का एक वोट का अधिकार दे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, राजा ने मना कर दिया। तो ये थर्ड एस्टेट जो है गुस्सा होकर वहाँ से अपना वापस आ गई। फिर इन्होंने क्या किया? नेशनल असेंबली का गठन किया। तो ये 5, देखो 1 मिनट, तारीख आपको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूछा जाता है। 5 मई 1789 को तो मीटिंग हुई थी। फिर ये इन्होंने क्या किया? 20 जून, ठीक है, 20 जून 1789 के वर्सालिस के टेनिस कोर्ट में ये मिले और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। खुद को क्या घोषित कर दिया? नेशनल असेंबली जो है इन्होंने खुद को घोषित कर दिया। तो जो ये नेशनल असेंबली बने, इसके 2 लीडर थे। कौन कौन थे? एक तो थे नोबल परिवार से, ठीक थे, एक थे क्लर्जी परिवार से। नोबल परिवार से कौन थे? हमारे मीराबू। कौन थे? मीराबू। ठीक है, और अबेसियस जो है हमारे क्लर्जी थे। कौन थे? अबेसियस। अबेसियस की एक टेम्पलेट है, जो कि पैम्पलेट है, पूछी जाती है एग्जाम में, व्हाट इज थर्ड एस्टेट? क्या है? व्हाट इज थर्ड एस्टेट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा था कि जो नेशनल असेंबली बनी थी, हमारी नेशनल असेंबली कब बनी थी? 20 जून 1789। बिल्कुल याद रखना है, 20 जून 1789 को जो है हमारी नेशनल असेंबली बनी थी। उस टाइम पे जो लीडर थे वो कौन थे? मीराबू और अबेसियस, यानी ऑप्शन नंबर 2। मीराबू जो है नोबल परिवार के थे और अबेसियस जो है क्लर्जी परिवार के थे। ठीक है, अबेसियस की एक पैम्पलेट भी आई थी, व्हाट इज थर्ड एस्टेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What decree did the National Assembly pass on the night of 4 अगस्त 1789? 4 अगस्त 1789 की रात नेशनल असेंबली ने कौन सा आदेश पारित किया? देखो, इस दिन जो है
जो फ्यूडल सिस्टम था और जो टैक्सेस का सिस्टम था वो जो है नेशनल असेंबली ने ख़त्म कर दिया था। यानी हमारा आंसर हो जाएगा द एंड ऑफ फ्यूडल ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, यानी सामंती कर्तव्य और करों का जो है अंत कर दिया था। आपको याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डॉक्यूमेंट डिक्लेयर द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन इन 1789। 1789 में किस दस्तावेज ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत जो है हमारे कुछ चार जो है ऐसे वो अधिकार थे जो कि सबको जन्म से मतलब प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से थे? एक था हमारा राइट टू लाइफ, सभी को जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये चार जो है इसके अंतर्गत जो है अधिकार दिए गए थे डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के अंतर्गत। और ये कब आया था? 1789 के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेट इंस्पायर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा बुक लिखी गई थी? मैंने आपको बार बार बताया है, रूसो के द्वारा। नेक्स्ट है वट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ड्राफ्टेड 1791, यानी 1791 में तैयार किए गए संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहला ऑप्शन है टू अबोलिश द मोनार्की, यानी राजाशाही को समाप्त करना, या फिर टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, राजा की शक्तियों को सीमित करना, या फिर टू एस्टेब्लिश ए डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित करना, या फिर टू मेक फ्रांस ए रिपब्लिक, या फिर फ्रांस को गणराज्य बनाना। तो देखो जो हमारी नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? 20 जून 1789 को हुआ था, ठीक है। फिर इनको 2 साल लगे अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के अंतर्गत, तो उन्होंने 1791 के अंतर्गत जो है अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। अब देखो एकदम से राजा को तो नहीं हटा सकते, तो उन्होंने जो है राजा की जो शक्तियाँ थी उनको कम कर दिया था, लिमिट कर दी थी। तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या था? राजा की शक्तियों को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई थी, 20 जून को 1789 को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था थर्ड एस्टेट के लोगों ने, ठीक है। और फिर 1791 के अंतर्गत इन्होंने जो है अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ वॉज द नेशनल असेंबली चूजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, यानी 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय सभा का चुनाव कैसे किया गया? तो जो हमारा नेशनल असेंबली का चुनाव है उसके अंतर्गत जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। कौन से हुए? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। इसके अंतर्गत जो है लोगों को दो के अंतर्गत विभाजित कर दिया गया। एक के अंतर्गत जो है एक्टिव सिटीजन थे, इन्हें क्या बोला गया? एक्टिव सिटीज़न बोला गया। और एक थे पैसिव सिटीज़न। क्या थे? पैसिव सिटीज़न, ठीक है। तो ये जो एक्टिव सिटीज़न थे इन्हें क्या था? वोटिंग राइट्स था, ठीक है, वोटिंग राइट्स था। और जो मैन 25 साल से अबव थे उन्हें वोट देने का अधिकार था, लेकिन उन्हीं को वोट देने का अधिकार था जो टैक्स पे करते थे। और टैक्स कितना पे करते थे? 3 दिन का लेबर, 3 दिन का जो लेबर टैक्स होता है अगर वो पे करता है, सिर्फ उन्हीं को जो है जो 25 प्लस उम्र के व्यक्ति थे उनको जो है वोट देने का अधिकार था। और जो हमारे पैसिव सिटीज़न थे उनको कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था, वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो महिलाएं थी उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं था, वो भी किसके अंतर्गत आते थे? वुमेन पैसिव सिटीजन के अंतर्गत आते थे। तो देखते हैं तो कैसे थी? डायरेक्ट इलेक्टेड बाय ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों द्वारा सीधे चुनी गई नहीं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोर्स, चुनावकर्ताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे और सिर्फ एक्टिव सिटीजन थे जो कि सक्रिय नागरिक आप बोल सकते हो, उन्हीं को वोट देने का अधिकार थे, जो कि 25 प्लस थे और जो टैक्स पे करते थे 3 दिन का लेबर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर कंसिडर्ड एक्टिव सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, 1791 के संविधान के तहत सक्रिय नागरिक किन्हें माना गया है? ऑल मैन अबव 18 ईयर्स, सभी पुरुष जो 18 साल से बड़े थे? नहीं। मैन अबव 25 ईयर हु पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 डे
ऑफ अ लेबर वेजेस। 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष जो 3 दिन के श्रमिक की मजदूरी के बराबर कर देते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, और वुमेन्स जो है पैसिव सिटीजन थी, उन्हें कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which two countries did the National Assembly declare war against in April 1792? अप्रैल 1792 में राष्ट्रीय सभा ने किन दो देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? तो देखो क्या हुआ था, आप सबको पता है 1791 के अंतर्गत जो है राजा की जो पावर्स थी उन्हें क्या कर दिया गया था, लिमिट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली ने अपना ड्राफ्ट जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, इससे जो है राजा जो है मतलब छुप छुप कर जो है जहाँ की उसकी रानी थी यानी ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया से जो है युद्ध का क्या कर रहा था, युद्ध के लिए मतलब उनसे कुछ कोई भी संधि वगैरह कर रहा था। तो ये बात जो है नेशनल असेंबली को पता लग गई थी। तो इससे पहले जो राजा जो है इन दो देशों के साथ मिलकर नेशनल असेंबली पर हमला करे, इससे पहले ही जो नेशनल असेंबली ने इन दोनों पर जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज मार्शलिस? मार्शलिस क्या था? ए रिवोल्यूशनरी लीडर, एक क्रांतिकारी नेता थे, या फिर एक देशभक्ति गीत था, या फिर एक राजनीतिक क्लब था, या फिर फ्रांस का एक शहर था। तो आप सबको पता है जो मार्शलिस थे ये क्या था, एक देशभक्ति गीत था। और किसके द्वारा लिखा गया था? रोजेट दी लीजे द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, ये इसके द्वारा लिखा गया था। और ये जो फ्रांस का जो है नेशनल एंथम था, क्या था? नेशनल एंथम था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु लेड द जैकोबिन क्लब्स? जैकोबिन क्लब का नेतृत्व किसने किया? देखो क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली हमारी बन गई थी, लेकिन उसके अंतर्गत जो रिचर सेक्शन था यानी जो अमीर लोग थे उन्हीं को जो है वोट का अधिकार मिला था, उन्हीं को सारे अधिकार मिले थे। इससे जो है वहाँ की जनता के बीच में जो है छोटे छोटे क्लब बनने लगे। जो सबसे सक्सेसफुल क्लब हुआ वो कौन सा हुआ? जैकोबिन क्लब। इसके जो लीडर थे वो कौन थे? मैक्समिलन रॉब्सपायर। यानी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा ठीक हो जाएगा। जैकोबिन क्लब्स के लीडर कौन थे? मैक्समिलन रॉब्सपायर। ठीक है, और देखो ये जो जैकोबिन थे इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें कहा गया था सोकुलात। क्या कहा गया था? सोकुलात इन्हें कहा गया, क्योंकि ये जो है एक लाल रंग की टोपी पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। और सोकुलात का मीनिंग होता है कि बिना घुटने वाले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑन अगस्त 10, 1792? 10 अगस्त 1792 को क्या हुआ था? द जैकोबिन डिसॉल्व द मोनार्की। जैकोबिन ने राजाशाही को समाप्त कर दिया था। या फिर द प्लेस ऑफ द टुलिस वॉज स्टॉर्म एंड द किंग वॉज हेल्ड होस्टेज। टुलिस महल पर हमला किया गया और राजा को बंधक बना लिया गया। या फिर नए विधानसभा के लिए चुनाव हुए। या फिर फ्रांस डिक्लेयर वार ऑन ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया पर युद्ध की घोषणा की। तो क्या हुआ था 10 अगस्त 1792 में जो जैकोबिन के सदस्य थे उन्होंने जो है टुलिस महल पर हमला कर दिया था और राजा को बंधक बना लिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। ये जो है DSSSB के अंतर्गत किस तरह से पूछा गया है कि जब राजा को बंधक बनाया गया तो वो कौन से महल के अंतर्गत थे? तो कौन से महल के अंतर्गत थे? टुलिस महल के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 10 अगस्त 1792 में जो है राजा को बंधक बना लिया गया था और उनके महल पर, जिसका नाम था टुलिस महल, इस पर हमला कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट डिसीजन वॉज मेड बाय द कन्वेंशन ऑन 21 सितंबर 1792? 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन के ने कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया? टू अबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। राजशाही को समाप्त करना और फ्रांस को गणराज्य घोषित करना। या फिर एक नए संविधान के तहत राजशाही को बहाल करना। यानी बहाल करना क्या होता है? दोबारा से जो है राजतंत्र लेके आना। ठीक है, टू फॉर्म एन अलायंस विद ऑस्ट्रेलिया। या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन बनाना। या फिर टू एंड द रिवोल्यूशनरी वार, क्रांतिकारी युद्धों को समाप्त करना।
तो 21 सितंबर 1792 के अंतर्गत फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया था। क्या बन गया था? गणतंत्र बन गया था, यानी मोनार्की सिस्टम वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? टू अबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक, राजेशाही को समाप्त करना और फ्रांस को गणराज्य घोषित करना। तो फ्रांस रिपब्लिक कब बना था? 21 सितंबर 1792 के अंतर्गत। बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज लुइस 16 एग्जीक्यूटेड? लुइस सोलवे को कब फांसी दी गई? अब देखो, उसको टूलिस महल के अंतर्गत जो है कैद कर लिया गया था। और कब फांसी दी गई थी? 21 जनवरी 1793 के अंतर्गत जो है लुइस 16 को जो है फांसी दी गई थी। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये फांसी कहाँ पर दी गई थी? इसका नाम था पैलेस डी लो कॉनकॉर्ड। ठीक है, ये जो है जहाँ पर फांसी दी गई थी उन जगह का नाम है। तो ये आपको याद रखना है। 21 जनवरी 1793 को जो है लुइस 16 को फांसी दी गई थी। मैंने बताया था लुइस 16 राजगद्दी पर कब बैठा था? 1774 के अंतर्गत। और उसका शासन कितने साल तक चला था? 20 साल के लिए। यानी 1793 के अंतर्गत जो है लुइस 16 समाप्त हो गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतर्गत क्या है? एक तो जो भी थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, उनके आइडिया, और एक हमें डेट कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाए, नेशनल असेंबली कब बनी, रिपब्लिक कब बना, मोनार्की कब ख़त्म हुई। ये सारी डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट कवर किया है। followed a policy of severe control and punishment during the reign of terror। आतंकी शासन के दौरान कड़े नियंत्रण एवं दंड की नीति पालन किसने की थी? तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि जो कड़े नियंत्रण और दंड की नीति किसके द्वारा पालन की गई थी। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले हमारी नेशनल असेंबली बनी थी। इसके अंतर्गत जो है रिचर सेक्शन को, जो अमीर लोग थे, उन्हीं को जो है अधिकार मिले थे, इसलिए जो है हमारा जैकोबिन क्लब आया था। ठीक है, फिर जो जैकोबिन क्लब के रॉब्सपायर आए थे, मैक्समिलन रॉब्सपायर, ये वाले, तो इन्होंने क्या किया था कि जो भी रिपब्लिक, जो भी गणतंत्र का शत्रु था, उसे जो है ग्लूटेन पर चढ़ाकर जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। अब ये ग्लूटेन क्या था? ये क्या था? ऐसे दो खंबे थे, उनके बीच में एक तलवार लटक रही थी, यानी ऐसे इन्हें फांसी दी जाती थी। ठीक है, ग्लूटेन पर चढ़ाकर। तो ये जो है, ये जो इन रॉब्सपायर थे, इन्होंने जो है कड़े नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई थी। इसलिए जो इनका जो शासन रहा था, तो इसको जो है रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दंड और नियंत्रण की नीति किसने अपनाई थी? मैक्समिलन रॉब्सपायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू रॉब्सपायर इन जुलाई 1794? जुलाई 1794 में रॉब्सपायर के साथ क्या हुआ था? उन्हें जो है दोषी ठहराया गया था और उन्हें गुलिटिन पर चढ़ाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उसे सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया? नहीं। उसे दोषी ठहराया गया, गिरफ्तार किया गया और गुलिटिन पर भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि उन्होंने जो है बिल्कुल सख्त रूल बना दिए थे कि जो भी गणतंत्र का शत्रु है उन्हें जो है गुलिटिन पर फांसी दे दी जाती थी। ठीक है, तो इसने बहुत अत्याचार किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हु लेड द रेन ऑफ टेरर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक के शासन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? रॉब्सपायर ने। और टाइम पीरियड इसका कितना था? 1793 से लेकर 1794 के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ नोन एज रेन ऑफ टेरर? देखो अभी मैंने बताया है कौन सा पीरियड था, 1793 से लेकर 1794, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का मेन स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच कैरेबियन कॉलोनीज were important suppliers of commodities like तम्बाकू, शुगर एंड कॉफ़ी? कौन से कैरेबियाई उपनिवेश तम्बाकू, चीनी और कॉफ़ी जैसे सामानों के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे? इसके अंतर्गत पूछा है कि फ्रेंच के अंतर्गत कौन सी ऐसी कॉलोनी थी जो शुगर, कॉफ़ी और तम्बाकू का सप्लाई करते थे। तो वो कौन कौन सी थी? वो हमारी थी कैरेबियन। कौन कौन सी थी? एक मिनट गाइस।
मैं लिख देती हूँ, ऑप्शन में होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में एक का नाम नहीं दिया गया है। देखो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी थी। एक थी हमारी कैरेबिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैरेबिन। फिर थी हमारी मार्टिन क्यू, फिर थी हमारी ग्वाडलूप, और एक थी हमारी सैन डोमिंगो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट सप्लायर थी किस चीज़ की, तम्बाकू की, शुगर की और कॉफ़ी की, ठीक है। कौन कौन सी, कैरेबिन, मार्टिन, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो, ठीक है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच कंट्री वर पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, त्रिकोणीय दास व्यापार कौन से देश शामिल थे। देखो स्लेव ट्रेड के अंतर्गत जो है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका शामिल थे, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका शामिल थे। ये जो है 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। और इसे क्या बोला जाता है, इसे त्रिकोणीय दास व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से हो गए, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फ्रेंच सिटीज़ वर इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस ड्यू टू फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड, कौन से फ्रांसीसी शहर गुलामों के व्यापार के विकास के कारण आर्थिक रूप से समृद्ध थे। आप सबको पता है वैसे तो फ्रांस के अंतर्गत जो है आर्थिक स्थितियाँ बिल्कुल कमज़ोर थी, लेकिन जो स्लेव ट्रेड करते थे जो शहर, वहाँ की जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। और वो कौन से थे, वो थे हमारे बोर्दो और नान्ते, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वो स्लेवरी फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता को अंततः कब समाप्त कर दिया गया था। तो ये स्लेव ट्रेड जो है 1848 के अंतर्गत जो है समाप्त कर दिया गया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द मोनार्की एबोलिश्ड इन फ्रांस, फ्रांस में राजतंत्र कब समाप्त हुआ था। तो आप सबको पता है 21 सितंबर 1792 के अंतर्गत जो है फ्रांस जो है मोनार्की सिस्टम जो है राजतंत्र यानी राजा का तंत्र ख़त्म हो गया था, और यहाँ पर ये जो है रिपब्लिक बन गया था, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर वॉज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड, नेपोलियन को आखिरी कार कहाँ पर पराजित किया गया। तो ये हमारी बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 के अंतर्गत। इसमें जो है प्रैब कंट्री यानी कौन कौन सी कंट्री थी, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में ये 4 कंट्री एक साइड थी, और यहाँ पर हमारे नेपोलियन थे, जिसके अंतर्गत जो है नेपोलियन हार गए थे और ये प्रैब कंट्री जीत गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री थी, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ठीक है। और जो नेपोलियन का शासन था, यानी एक मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हेन डिड नेपोलियन असेंड टू पावर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो नेपोलियन थे वो कब पावर में आया था, तो वो कब आया था 1799 के अंतर्गत, ठीक है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1799। और उन्होंने खुद को क्राउन कब पहनाया था, 1804 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द राइट आंसर। तो अब हमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंतर्गत लगाना है, ठीक है, और फिर हमें आंसर बताना है। सबसे पहले फॉल ऑफ बस्ताइल, बस्ताइल कब पर हमला कब किया था, 14 जुलाई 1789, जब जो है फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली कब बनी थी हमारी, 20 जून 1789, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, अभी हमने पढ़ा रिपब्लिक कब बना था हमारा, 21 सितंबर 1792 के अंतर्गत, ठीक है। फिर हम देखते हैं डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन, तो मैन का डिक्लेरेशंस कब आया था, 1789 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कट हो जाएगा,
फिर हमारा क्या हुआ था, डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है। तो एक बार मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बता देती हूँ, ठीक है, आप वो कर लेना प्लीज़। देखो मैं अब बोल कर बताऊँगी, वो समझ लेना, क्योंकि लिखते वक्त थोड़ा पेन थोड़ी सी दिक्कत करता है। देखो हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था। और इस टाइम जो हमारे राजा थे वो कौन थे, लुइस 16 थे। इनकी शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस से हुई थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक है, फिर क्या हुआ था, जो ये लुइस 16 थे ये राजगद्दी पर कब बैठे थे, 1774 के अंतर्गत, और इनका शासन 20 साल तक चला था, यानी 1793 के अंतर्गत इनको जो है फांसी दे दी गई थी। ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ था, हमारा फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 एस्टेट के अंतर्गत डिवाइड था। कौन कौन सी थी, क्लर्जी, नोबल्टी और थर्ड एस्टेट। जो हमारा तीसरा एस्टेट था इसके अंतर्गत ही लोग जो है टैक्स को पे करते थे, और 2 तरह के टैक्स जो है लिए जाते थे। एक था हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम टेले कहा जाता था, जिसे जो है डायरेक्ट जो है राजा को दिया जाता था, टेले। ठीक है, और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था इसे जो है टीथे कहा जाता था, और ये चर्च द्वारा लिया जाता था। जो भी उपभोग जैसी वस्तुएं होती थी जैसे साल्ट और तंबाकू, उनका 1/10 हिस्सा जो है किसान को देना पड़ता था। फिर अलग अलग थिंकर्स आए। ठीक है, उन थिंकर्स में सबसे पहले रूजो आए थे। रूजो ने क्या दिया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमारे मोंटेस्क्यू आए थे। मोंटेस्क्यू ने क्या दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा। फिर जो हमारे जोन लोग थे उन्होंने क्या दिया था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ, फ्रांस के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो राजा ने सोचा कि मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ, इससे जो क्या होगा कि सारा जो महल का खर्चा था या फिर जो भी खर्चा आ रहा था उसके आसानी से पूरे हो जाए। ठीक है, तो राजा ने जो है 5 मई 1789 को जो है एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। जो मीटिंग कहाँ पर हुई थी, वर्सालिस प्लेस के अंतर्गत हुई थी, और हर स्टेट से 300 बंदे आए थे, पहली और दूसरी से, लेकिन तीसरी से 600 आए थे। पहले क्या होता था, हर एस्टेट की एक वोट होती थी। ठीक है, तो हर बार फर्स्ट और सेकंड एस्टेट दोनों आपस में मिलकर जो है थर्ड एस्टेट को जो है हरा देती थी। लेकिन इस बार जो तीसरे एस्टेट के पीपल थे इसमें जो है मध्यम वर्ग के पीपल थे, यानी मिडिल क्लास, जिसे बोर्जियस कहा जाता था, जो कि मोस्टली वूलन और सिल्क का ट्रेड करते थे। उन्होंने कहा कि एक पीपल की एक वोट होनी चाहिए। इससे जो है राजा ने मना कर दिया और ये नाराज़ होकर अपने घर वापस आ गए। फिर उन्होंने क्या किया कि 20 जून 1789 को वर्सालिस के टेनिस कोर्ट में ये सारे इकट्ठे हुए। वहाँ पर उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली को जो लीड किया किसने किया, मिराबू और अबेसियस ने किया। अबेसियस की पैम्पलेट का क्या नाम था, व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट। ठीक है, तो नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर दिया गया, और 1791 के अंतर्गत इन्होंने जो है अपना एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और राजा की पावर को लिमिट कर दिया। ये जो नेशनल असेंबली बनी थी इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, यानी जो इंसान 25 प्लस है और जो 3 दिन का लेबर सॉरी गाइस 3 दिन का लेबर टैक्स पे कर रहा है, सिर्फ उन्हीं को अधिकार मिले थे। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे क्लब्स बनने लगे। जो सबसे फेमस क्लब हुआ उसका नाम हुआ जैकोबिन क्लब्स। इसके जो लीडर थे वो थे मैक्समिलन रॉब्सपायर। इन्होंने जो है सख्त दंड की नीति अपनाई, जिससे जो है इनका शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, और इन्हें जो है गुलिटिन पर चढ़ाकर इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। और जो हमारा जैकोबिन्स के अंतर्गत शासन के अंतर्गत जो रेन ऑफ टेरर आया था, तो वो कब आया था, 1793 के अंतर्गत, 1793 से लेकर 1794 के अंतर्गत। तो जब ये जैकोबिन क्लब बना था तो इसने जो है 10 अगस्त 1792 के अंतर्गत जो है राजा पर धावा बोल दिया था। वो कहाँ पर थे, वो अपने टूलिस महल के अंतर्गत थे और उन्हें बंधक बना लिया था। तो हमारे जो है 21 सितंबर 1792 के अंतर्गत जो है
फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। 21 सितंबर 1792 के अंतर्गत जो फ्रांस है वो गणतंत्र बन गया था। ठीक है। और लुईस 16 को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, लुईस 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था 1793 के अंतर्गत। जगह कहाँ, क्या नाम था उसका, पैलेस दी ला कॉनकॉर्ड के अंतर्गत। ठीक है। फिर हमारा रेन ऑफ टेरर चलता है, यानी जिसके अंतर्गत रॉबस्पायर ने नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई थी। जो भी गणतंत्र का शत्रु था उसे गिलोटिन यानी दो खंभे के बीच लटकते हुए, मतलब एक मशीन थी उसके साथ जो है उसका गला काट दिया जाता था। ठीक है। रेन ऑफ टेरर चला था हमारा 1793 से लेकर 1794 के अंतर्गत। फिर क्या हुआ, 1794 के अंतर्गत जो है रॉबस्पायर को भी जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया, सरकार द्वारा उसे दोषी करार ठहराया गया। फिर हमारे नेपोलियन बोनापार्टे की जो है एंट्री होती है। नेपोलियन बोनापार्टे 1799 के अंतर्गत, ये एक डिक्टेटर था। ठीक है। इसने जो है खुद को क्राउन जो है 1804 के अंतर्गत पहनाया और इसने बहुत सारे लॉज बनाए थे। कौन कौन से लॉ बनाए थे, एक तो इसने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के अंतर्गत लॉज बनाए थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के संरक्षण के का लॉ बनाया था। एक उसने जो है वेट और मेजर सिस्टम प्रोवाइड किया था, वेट और मेजर सिस्टम जो है प्रोवाइड किया था। एक उसने डेसिमल सिस्टम भी प्रोवाइड किया था। क्या किया था, डेसिमल सिस्टम। तो ये 3 लॉज आपको याद रखने हैं जो कि नेपोलियन द्वारा दिए गए थे। ठीक है। फिर क्या हुआ था, 1815 के अंतर्गत जो है बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, जिसके अंतर्गत जो है नेपोलियन हार गया था। और अगेंस्ट में कौन थी, प्रैब कंट्री थी। कौन कौन सी थी, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो इस तरह से जो है नेपोलियन का शासन भी ख़त्म हो गया था। फिर हमारे एक दो राइटर हैं जो कि पूछे जाते हैं। एक है हमारी ओलंपी दी गोज। ओलंपी दी गोज द्वारा जो है डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन और सिटीज़न, राइट ऑफ वुमेन और सिटीज़न अगर बोले, ये किसके द्वारा लिखा गया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन और सिटीज़न, तो हमारा ना आंसर क्या हो जाएगा, ओलंपी दी गोजेस द्वारा। यहाँ पर हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो। थैंक यू सो मच गाइस।